क्या वाकई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए यूक्रेन ब्रिटेन की तूफानी मिसाइलों से हमला करने जा रहा है? ब्रिटेन किस दम पर दावा कर रहा है कि महज 35 मिनट के अंदर ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें मॉस्को को तबाह कर देंगी? जंग के लगभग 450 दिन बाद क्या पहली बार यूक्रेन को हकीकत में नेटो देशों ने अब तक का सबसे घातक हथियार रूस के खिलाफ दे दिया है? क्या इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन के लिए ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें गेम चेंजर साबित होने जा रही हैं? वहीं दूसरी तरफ रूस किस दम पर दावा कर रहा है कि अगर ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों ने हमला किया तो वो इन मिसाइलों को हवा में भी तबाह कर डालेगा। ऐसे हालात में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों की वजह से रूस यूक्रेन और ब्रिटेन पर परमाणु बम से हमले कर सकता है? रूस यूक्रेन जंग को लगभग 450 दिन पूरे हो चुके हैं। लगभग 15 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन के 1,05,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के हथियार नेटो के 31 देश और पश्चिम के 50 देश मिलकर यूक्रेन को दे चुके हैं। 81 देशों के घातक हथियारों के बावजूद अभी तक यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया है। हालात ये हो गए हैं कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने लगभग काबू पा लिया है। यूक्रेन के तमाम काउंटर अटैक रूस ने पूर्वी यूक्रेन में नाकाम कर दिए हैं। कुछ दावों के मुताबिक रूस मार्च 2023 तक यूक्रेन पर 5,000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है। लगभग 5,000 से ज्यादा रूसी टैंक पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन में भयानक तबाही मचाने में जुटे हैं। जबकि नाटो से यूक्रेन को मिले घातक जर्मन टैंक लेपर्ड, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक अभी तक जंग के मैदान में अपना कमाल नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नाटो के आधुनिक हथियार क्या रूस के प्रचंड हमलों के सामने नाकाम साबित हुए हैं? साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो क्या मई से जून के बीच रूस पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा? ये वो सवाल हैं जिसे लेकर यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन हफ्तों से माथापच्ची कर रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन ने अब रूस के खिलाफ ऐसा दांव खेला है जिसे जंग में बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने यूक्रेन को अपनी सबसे घातक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दे दी है। कुछ दावों के मुताबिक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पहुंच चुकी हैं और किसी भी वक्त रूस पर हमला कर सकती हैं। ब्रिटेन का दावा है कि उसने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को दान में दी हैं। हम आपको बताते हैं कि क्यों यूक्रेन ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को लेकर गदगद हो रहा है, क्यों यूक्रेन के जनरल ब्रिटेन को युद्ध का विजेता साबित करने पर तुले हैं। यूक्रेन को लगता है कि ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें रूस को तबाह करके रख देंगी और जिद्दी पुतिन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से जमकर मजा चखाया जाएगा। जरा देखिए कैसी है ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल। रूस यूक्रेन के युद्ध में ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम बताया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की सेना को कई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें दी हैं। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने कहा है कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दान में दी गई हैं। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले रोकने के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी। स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसमें स्टेल्थ क्षमताएं भी हैं। इस मिसाइल को यूके और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है।
इस मिसाइल के पास 250 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। स्टॉर्म शैडो का वजन 1300 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 5 मीटर है। ब्रिटेन का दावा है कि महज 35 मिनट के अंदर स्टॉर्म शैडो मिसाइल मॉस्को पर हमला कर सकती है। Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range, conventional-only precision strike capability. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबी और घातक क्रूज मिसाइलों से रूस को नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये मिसाइलें रूस को जंग में हरा देंगी। इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रूस के पास पहले से ही ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से घातक मिसाइलें मौजूद हैं। यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस के तूफानी हवाई हमलों को काबू करने के लिए इनका इस्तेमाल करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जमीन पर यूक्रेन रूस से जंग कैसे जीतेगा, क्योंकि अभी तक यूक्रेन के 11 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचों को रूस की कोराम मचाती फौजों ने तबाह कर डाला है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के लगभग 1000 किलोमीटर इलाके में रूस ने 3000 टैंकों से हमला किया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस की रॉकेट ब्रिगेड ने MLRS से 300 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लंबी दूरी की तोपों से पूर्वी यूक्रेन के 9 इलाकों पर सबसे ज्यादा तीखे हमले हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को लेकर क्या सोच रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ साफ कह दिया है कि रूस ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का धुआं निकाल कर रख देगा। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का जो हवा ब्रिटेन और यूक्रेन मिलकर बना रहे हैं, रूस उसकी हवा निकाल कर रख देगा। адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно. लेकिन एक बात गौर करने वाली है, जंग के लगभग 15 महीने के बाद यूक्रेन को पहली बार किसी नेटो देश ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दी हैं। अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही नेटो देश ने यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी थी। अमेरिका ने तो एक भी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं दी थी, यहां तक कि सिर्फ 80 से 85 किलोमीटर तक मार करने वाला हिमार्स रॉकेट यूक्रेन को दिया था, जबकि अमेरिका के पास 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मार करने वाला हिमार्स रॉकेट मौजूद था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को नहीं दिया है। ऐसे में पहली बार ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं, जो वाकई में ब्रिटेन के लिए बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि अब यूक्रेन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से मॉस्को के साथ साथ रूस के सभी शहरों पर सीधा घातक हमला करेगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल रूस के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर धमाका कर देगी। जरा आप ये भी देख लीजिए, यूक्रेन को मिले स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें हमला करने में कितनी असरदार हैं। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूर्वी यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस ने कब्जा किया है, उस पर स्टॉर्म शैडो सटीक हमला करने की क्षमता रखता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि ये मिसाइलें यूक्रेन सिर्फ अपने ही क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा। इससे रूस की सीमा के अंदर हमला नहीं किया जाएगा। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। रूसी सेना के एक पूर्व कर्नल ने चेतावनी दी है कि पुतिन को अब सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मिखाइल खोदारज़ोनोव ने कहा है कि रूस की सेना के लिए जरूरी है कि वो खुद को सुरक्षित रखे, क्योंकि यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भयानक हमले रूसी सेना के खिलाफ करेगा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश, पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत।
कयामत से भी ज्यादा खतरनाक, एटम बम के हमले से भी ज्यादा दर्दनाक घाव। इजरायल और ईरान के बीच एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसका युद्ध क्षेत्र है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इजरायल इतनी बेदर्दी से बम बरसा रहा है कि आतंकियों के परिवारों की महिलाओं और बच्चों को भी कोई परवाह नहीं है। पूरे फिलिस्तीन में मातम मचा हुआ है। ईरान की सीक्रेट आर्मी के कई कमांडर्स को फिलिस्तीन में ढेर कर दिया गया है। ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करने के मंसूबे बना रहा है। इजरायल का एयर डिफेंस फिलिस्तीन के चरमपंथियों के रॉकेट्स को आसमान में ही धूल चटा रहा है। आखिर ये जंग अचानक क्यों शुरू हो चुकी है? सऊदी अरब और ईरान की अचानक हुई दोस्ती का इस जंग से क्या रिश्ता है? क्या अमेरिका के इशारे पर इजरायल ने फिलिस्तीन की धज्जियां उड़ा दी हैं? आखिर अचानक इस जंग के भड़कने के पीछे की वजह क्या है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान। 2 दर्जन मौतों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम हमास और फिलिस्तीनियों पर नजर बनाए हुए हैं। वो छिप नहीं सकते। उन पर कब और कहां हमला करना है ये हम तय करेंगे। ये लड़ाई कब खत्म होगी इसका फैसला भी इजरायल ही करेगा। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का रुख बहुत कठोर है। उनके बयानों ने लाखों फिलिस्तीनियों को डरा दिया है। आखिर अचानक ये जंग की आग भड़की क्यों? इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार से सुनाने वाले हैं। ये जंग शुरू होती है इजरायल की एक जेल से। पिछले हफ्ते इजरायल की एक जेल में फिलिस्तीन का कैदी भूख हड़ताल कर रहा था। भूख की वजह से तड़पकर फिलिस्तीनी कैदी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद गाजा के आतंकी संगठन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों ने इजरायल पर 507 रॉकेट हमले किए। इजरायल की सेना के मुताबिक 507 में से 368 रॉकेट बॉर्डर क्रॉस कर पाए, जबकि बाकी गाजा में ही रह गए। यानी इजरायल के आसमान में कुल 368 रॉकेट प्रवेश कर गए। इजरायल की एयर डिफेंस एक्टिव हो गई और अपने बेहतरीन रिकॉर्ड के मुताबिक 90% के करीब रॉकेट आसमान में ही नष्ट कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद कई रॉकेट्स ने इजरायल के शहर के अंदर हिट किया और ये इजरायल के अंदर तबाही की तस्वीरें हैं। गाजा से आए रॉकेट से इजरायल के अंदर भी कई लोग हताहत हुए हैं। इसके बाद इजरायल के डिफेंस फोर्सेज ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीन के अंदर 158 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इजरायल के उन ठिकानों पर हमला किया जहां फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन के आतंकी सरगनाओं और कमांडरों के घर मौजूद थे। इजरायल के हमले में फिलिस्तीन के अंदर 5 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं और इसके अलावा भी 300 से ज्यादा अपार्टमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गए। تفاجأنا انه ايش جيراننا بيطلعوا وصراخ وزعيق انه بده يتم استهداف البيت. احنا لا معنا خبر باستهداف ولا شيء ولا حد بلغنا. الحين شفنا الناس بتجري يعني طلعنا بحالنا يعني نسواننا ما طلعنا الا بتوب الصلاة، احنا ما طلعناش الا بالملابس اللي علينا. تفاجأنا ما طلعنا من الدار الا بيتم استهداف البيت بالصاروخ الارشادي اللي هو ايش تاع دولة الاحتلال اللي بتدعي انه ايش صاروخ تحذير للسكان، هو صاروخ ارشادي في الاول والاخير. يعني زي ما انت قدامك هاي النار ولعت في كل عفش البيت تبعنا ما ضلت. आखिर इजरायल ने इतना खतरनाक हमला कैसे किया? इजरायल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा शील्ड एंड एरो। 8 मई को यह ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें इजरायल ने सीधे आतंकी संगठनों के कमांडर्स को टारगेट किया।
इजरायल के कमांडर और उनके परिवारों पर बम बरसा दिए गए। इजरायल के 40 एयरक्राफ्ट की मदद से हवाई हमले किए गए। जहां हवाई हमले किए गए वहां से 40 किलोमीटर के इलाके में मौजूद इजरायल के वफादार लोगों को पहले ही शेल्टर होम भेज दिया गया था। यानी जो लोग इजरायल के साथ हैं उनकी जान ना जाए और उनकी कोई क्षति ना हो, इसके इंतजाम पहले ही किए गए। इसलिए इजरायल ने इन लोगों को पहले ही बाहर निकालकर शेल्टरों में शिफ्ट कर दिया था ताकि बेदर्दी से पूरी ताकत से हमला किया जा सके। इजरायल के ऑपरेशन शील्ड एंड एरो में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजरायल के हमले में 5 महिलाओं और 5 बच्चों की मौत हो गई। इस हमले में 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल भी हो गए, जिनमें 32 महिलाएं और 17 बच्चे हैं। मासूम बच्चों का जनाजा जब फिलिस्तीन में निकला तो पूरी दुनिया ने चिंता जताई, लेकिन इजरायल की तरफ से कोई अफसोस नहीं जताया गया, बल्कि आतंकवादियों और उनके परिवारों पर और कड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया गया। लेकिन इस हमले ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी। इजरायल के इस खौफनाक हमले में इजरायल ने फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के टॉप मिसाइल कमांडर अली हसन गनी उर्फ अबू मोहम्मद को भी मार गिराया है। अली हसन गनी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की रॉकेट फोर्स का प्रमुख था। यानी आप जरा सोचिए इजरायल का हमला और बदला कितना खतरनाक था। जिस आतंकी ने इजरायल पर 500 से ज्यादा रॉकेट हमले किए, उस आतंकी को ही इजरायल ने मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट फोर्स का डिप्टी कमांडर भी मार दिया गया। इजरायल के इस हमले में फिलिस्तीन के 5 सीनियर आतंकी कमांडर मार दिए गए। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती मिडिल ईस्ट के अंदर बदलते समीकरण भी इस युद्ध के एक बड़े कारण हो सकते हैं। אנחנו בעיצומה של המערכה, הן בהתקפה והן בהגנה. מאחוריי מערך קלע דוד עם המפקדים והמפקדות, והמערכת הזאת סיכלה בהצלחה, ירתה בהצלחה רקטה מעל גוש דן. אנחנו נמשיך לפעול בהגנה ובהתקפה עד לסיום המערכה. अब जरा ये भी समझते हैं कि आखिर अचानक इस जंग की वजह क्या है। इजरायल के फिलिस्तीन पर हमले की पहली बड़ी वजह तो यह है कि ईरान यूक्रेन के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान रूस को ड्रोन और मिसाइलें मुहैया करवा रहा है ताकि यूक्रेन पर हमला किया जा सके। ये बात इजरायल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान और सऊदी अरब, जो कि बहुत लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आह्वान पर एकजुट हो रहे हैं। दोनों आपस में समझौते और साझेदारियां शुरू कर रहे हैं। अगर चीन का ये मंसूबा सफल हो गया और मिडिल ईस्ट की 2 बड़ी ताकतें सऊदी अरब और ईरान एक साथ आ गए, तो इससे अमेरिका का दखल मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश, पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। लोगों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की।
Ура! Смирно! Для встречи слева! Накрыл! Военные музыканты сводного оркестра исполнят песню «Победа». 9 मई को दुनिया ने पुतिन का क्रोध देखा। पुतिन अपने पूरे दल बल के साथ मॉस्को में परेड देख रहे थे। और पुतिन की सेना यूक्रेन के कई अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। यानी 9 मई पुतिन के लिए विजय दिवस था, लेकिन यूक्रेन के लोगों के लिए यह भय दिवस था। नौ मई के दिन पुतिन दुनिया को यह संदेश दे रहे थे कि अगर शांति संभव है तो रूस के हितों को स्वीकार करना होगा। एक तरफ पुतिन शांति की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ की पर मिसाइलें बरस रही थी। नौ मई को विक्ट्री डे पर पुतिन ने कीव पर 15 मिसाइलों से हमले किए। नौ मई सिर्फ रूस का विक्ट्री डे यानी विजय दिवस ही नहीं है, बल्कि ये पुतिन का संकल्प दिवस भी है। पुतिन ने अखंड रूस बनाने के लिए अपने संकल्प को और ज्यादा मजबूत किया है। देखिए कैसे पुतिन ने अपने जवानों में जोश भरा और फिर रूस के लोगों ने अपने देश की महिमा का गान किया। За победу! Ура! पुतिन हर बड़े मौके पर अखंड रूस को बनाने का संकल्प लेते हैं। सोवियत यूनियन के पुराने दिनों को याद करते हैं। अखंड रूस यानी सोवियत रूस जिसका नक्शा पुतिन ने बचपन से देखा था, लेकिन 1990 में जब पुतिन सिर्फ 38 साल के थे, सोवियत रूस टूट गया। लेकिन 9 मई के दिन पुतिन ने एक बार फिर अखंड रूस का संकल्प न सिर्फ दोहराया बल्कि इसका नजारा भी पूरी दुनिया को दिखा दिया। जब CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नेता 9 मई को मॉस्को में नजर आए। देखिए कौन कौन से नेता 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे की परेड में मौजूद थे। पुतिन के पीछे राष्ट्राध्यक्षों की एक भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुतिन की ताकत कितनी बड़ी है। पुतिन के पीछे चलने वाले नेताओं में बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति भी 9 मई को पुतिन की इस परेड में पुतिन के साथ नजर आते हैं। 9 मई को पुतिन के साथ साथ ये राष्ट्राध्यक्ष CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के मेंबर भी हैं। जब पुतिन अपना भाषण दे रहे थे उस वक्त भी ये सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष परेड देखने के लिए बैठे हुए थे। दरअसल ये सारे राष्ट्राध्यक्ष उन्हीं इलाकों पर शासन कर रहे हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे थे, लेकिन अब कई अलग देशों में बंट चुके हैं। कौन कौन से देश हैं CIS की लिस्ट में जो पुतिन का समर्थन करते हैं? जरा पुतिन समर्थक देशों की ये पूरी लिस्ट देखिए। आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया। ये सारे वो देश हैं जो पुतिन का इशारा समझते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको तो एक तरह से पुतिन की कठपुतली की तरह यूक्रेन के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने
पुतिन के साथ ही विक्ट्री डे के मौके पर दूसरे विश्व युद्ध में बलिदान हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। मई का तूफान एक बार फिर आया। पुतिन के दुश्मनों पर फिर बहुत बड़ा खतरा मंडराया। मॉस्को की घड़ी में जैसे ही सुबह के 10 बजे और फिर शुरू हुआ सलामी देने का सिलसिला। क्योंकि इसी वक्त होती है पुतिन की सबसे खास एंट्री। उनके पीछे उन देशों के राष्ट्रपति जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। ये पुतिन के रूस की धमक है, ये उसकी ताकत है जो हर साल 9 मई के दिन रूस के दुश्मनों के अंदर एक नई सिरहन पैदा कर देती है। पुतिन जोश दिला रहे हैं। पुतिन अपनी फौज के जरिए ज़ेलेंस्की के साथ पूरे नेटो को ललकार रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध के बीच आप इसे पुतिन का पावर शो कह सकते हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की से लेकर बाइडेन और उनके हर एक दोस्त के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसमें वर्ल्ड वॉर से लेकर परमाणु युद्ध का इशारा है। 9 मई का ट्रेलर बहुत कुछ दिखा रहा है। परेड के लिए